नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को लोकसभा नतीजे आने वाले हैं, यानी आज से ठीक 67 दिन बाद। लेकिन बांदा में हुई एक घटना ने यूपी से लेकर बिहार तक का सियासी माहौल गरमा दिया है। कल रात बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हार्ट अटैक की शिकायत के बाद उसे बांदा जेल से अस्पताल लाया गया। मुख्तार की मौत पर हंगामा इस वजह से मचा क्योंकि पिछले कई दिनों से मुख्तार के परिवार वाले जेल में स्लो पॉइजन देने का आरोप लगा रहे थे। अब ये जहर वाली स्टोरी सच है या सियासी थ्योरी, इसका खुलासा जांच के बाद होगा। लेकिन मुख्तार की मौत ने पूर्वांचल में जबरदस्त सियासी हलचल मचा रखी है। मुख्तार का शव आज देर रात तक गाजीपुर पहुंचेगा। गाजीपुर में मुख्तार को कहां दफन किया जाएगा और कौन कौन उसके जनाजे में पहुंचने वाला है, यह रिपोर्ट देखिए। जिस मुख्तार अंसारी के नाम से कभी पूर्वांचल के जिलों में खौफ पैदा हो जाता था, जो मुख्तार अंसारी जुबान से कम गोलियों से ज्यादा बात करता था, ये उसी मुख्तार की तस्वीर है। 26 मार्च को पहली बार यह खबर आई कि जेल में मुख्तार की हालत बिगड़ गई है। आनन फानन उसे अस्पताल पहुंचाया गया। काफी देर तक आईसीयू में रहा और जेल प्रशासन कुछ भी बोलने से बचता रहा। मुख्तार अंसारी की तबीयत ऐसे वक्त में बिगड़ी थी जब कुछ दिन पहले ही बांदा जेल से एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को निलंबित किया गया था। सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसी बीच मुख्तार के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी। अफजाल अंसारी का दावा था कि मुख्तार को जेल में जहर दिया जा रहा। उसने स्थिति को स्पष्ट किया है जी। मेडिकल कॉलेज में टीम बना दी है और इलाज चल रहा है। आईसीयू में भर्ती है। मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है। उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। 26 मार्च को मुख्तार का इलाज हुआ और उसी तारीख को उसे वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद फिर से मुख्तार की तबीयत बिगड़ने की खबर आई, लेकिन इस बार उसकी मौत की खबर बाहर आई। इस बार भी परिवार ने आरोप लगाया कि जहर की वजह से मुख्तार की मौत हुई। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कोई ऐसा नहीं है जो मरेगा नहीं मिलने दिया गया, ताकने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया। और सांसद जी मेरे बड़े अब्बा मिल पाए थे और उनसे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हो कि वो आईसीयू में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है। उस इंसान को 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। सब कुछ साफ है। कोर्ट में जाएंगे, प्रयास करेंगे। मुख्तार का शव अब गाजीपुर ले जाया जा रहा है। देर रात तक मुख्तार का शव गाजीपुर पहुंच जाएगा। जिस एम्बुलेंस से मुख्तार के शव को ले जाया जा रहा, उसके साथ एबीपी न्यूज के रिपोर्टर भी चल रहे हैं। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का शव अब उनके पैतृक गांव गाजीपुर के लिए रवाना हो चुका है। रास्ते में है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद, जहां पर मुख्तार अंसारी का पैतृक गांव है। वहीं पर जो है वो मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और अब मुख्तार अंसारी के शव को स्कॉट करते हुई जो फ्लीट है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जो है वो इस वक्त पहुंच चुकी है। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए चित्रकूट के भरतकूप पर जो है ये शव वाहन उतरेगा और उसके बाद वहां से चित्रकूट के मऊ होते हुए, शंकरगढ़ होते हुए प्रयागराज तक ये काफिला जाएगा। और प्रयागराज के बाद ये काफिला इंटर करेगा वाराणसी में। वाराणसी के बाद ये काफिला जो है वो गाजीपुर तक जाएगा। और आपको बता दें कि देखिए भारी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी का शव को जो है वो यहाँ पर स्कॉट किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, वो इस वक्त मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर के साथ जो है वो जा रहे हैं गाजीपुर, जहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि जो है वो पहुँचते साथ ही जो है वो कुछ ही घंटों के अंदर जो है मुख्तार अंसारी के शव को दफना दिया जाएगा, सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा।
जिस गाजीपुर में मुख्तार के नाम का खौफ था, उसी गाजीपुर में काली बाग कब्रिस्तान में उसकी कब्र खुद गई है। कल उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर के आगे सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। समर्थकों का हुजूम है। इस वक्त हम गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के घर के ठीक बाहर खड़े हैं। देखिए यहाँ पर अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो परिवार के सदस्य हैं सिर्फ उनको अब अंदर जाने की इजाज़त है। पुलिस की यही कोशिश है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात हैं। बांदा से मुख्तार अंसारी का शव जो है यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पास में जो काली बाग कब्रिस्तान है वहाँ पर मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। बांदा से गाजीपुर की दूरी करीब 400 किलोमीटर है, तो आने में 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। मुख्तार अंसारी के जनाजे में सिर्फ परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों को ही शामिल होने की अनुमति है, जिनकी संख्या 100 के आसपास होगी। जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई, समाजवादी पार्टी की तरफ से फौरन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्तार बाहुबली के साथ साथ 5 बार का विधायक भी था और जिस समुदाय से संबंध रखता था, सियासत में उसका प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी करने का दावा करती है। ऐसे में सियासी तौर पर इस मामले को आज दिन भर तूल दिया गया। अखिलेश यादव ने भी मुख्तार की मौत के बहाने बीजेपी सरकार को घेरा। ये रिपोर्ट देखिए और ये समझिए एक डॉन के अंत पर कैसे यूपी और बिहार में सियासत अपने चरम पर है। इनकी मौत संदेह के घेरे में है। ये देखा मिस्ट्री और यही सब मत करा। मौत के पहले इन्होंने कई बार ये सवाल उठाया कि उनको स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है। इसकी कोई जांच कराना चाहिए, जांच करा ले। जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा मुख्तार अस्पताल में ठंडा हुआ तो यूपी से लेकर बिहार तक की राजनीति गर्म हो गई। मुख्तार की मौत पर सारे मतभेद भूलकर एक हुए विपक्ष ने योगी की सत्ता को कानून व्यवस्था के शून्यकाल की संज्ञा देने में जरा भी देर नहीं लगाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव की लंबी त्वरित टिप्पणी का छोटा सा हिस्सा देख लीजिए। ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तौर पर गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखकर 25 साल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ता रहा मुख्तार चुनाव तो सिर्फ मऊ विधानसभा सीट से लड़ता था, लेकिन उसकी दबंगई का असर पूरा गाजीपुर और घोसी लोकसभा क्षेत्र महसूस करता था। मुख्तार कानून की नजर में माफिया और डॉन था तो सियासत की बिसात पर एक ऐसा मोहरा जिसके सरपरस्तों में कई बड़े चेहरे शामिल थे। मुख्तार की इसी ताकत ने उसके परिवार के लिए राजनीति की राह आसान बना दी। मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोहम्मदाबाद सीट से 2007 और 2012 का विधानसभा चुनाव जीता। सीपीआई से पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले मुख्तार के छोटे भाई अफजाल अंसारी ने मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 1985 से 1996 तक लगातार 5 बार जीत दर्ज की। विधानसभा का आखिरी चुनाव अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी से जीता। इसके बाद गाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर 2004 में संसद की सीढ़ी चढ़ी, लेकिन बाद में अफजाल ने पार्टी बदल ली और इसी सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर जीता। अफजाल को 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से ही टिकट दिया है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी उसी मऊ सीट से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा का विधायक है, जहां से कभी खुद मुख्तार विधायक चुना जाता था।
सिबगतुल्लाह का बेटा और मुख्तार का भतीजा सुहैब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी भी विधायक है। उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 का चुनाव मोहम्मदाबाद सीट से जीता। ये वही सीट है जहां से पहले सिबगतुल्लाह खुद विधायक चुने जाते थे। एक समय कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाने वाले मुख्तार और उसके परिवार के रिश्तों का विस्तार सीपीआई से लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तक फैला है। ये रिश्ते राजनीतिक तौर पर भले ही टूटते जुड़ते रहे हों, लेकिन फिलहाल मुख्तार के हमदर्दों में सब शामिल हैं। की मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। मुख्तार अंसारी की मौत से ऐसा लगता है कि सरकार कानूनी ढंग से नाकामयाब रहने पर मनमानी ढंग से एक खास वर्ग या मजहब के लोगों को, विरोधियों को मार रही है। सीबीआई जांच या जुडिशियल जांच से कोई फायदा नहीं है, ये सभी को पता है कि जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। मुख्तार की मौत का सियासी मातम विपक्ष सिर्फ यूपी में ही नहीं मना रहा। पूर्वांचल की सरहद लांघकर इसका असर बिहार तक पहुंच चुका है। मौका बीजेपी की घेराबंदी का है, इसलिए कांग्रेस से लेकर राष्ट्रीय जनता दल और सीपीएम तक यानी सब ने बयानों के गोदाम खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है वो तो उसमें संदेह के घेरे में है, उसकी जांच होनी चाहिए। सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है जिसमें उनका डेथ हुआ। कोई अगर डॉन है, उसके खिलाफ अपराध के बहुत सारे केसेस हैं, न्याय की प्रक्रिया के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह आप किसी को अपने कस्टडी में बार बार बीमार हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे ये स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई भी उसमें ना इंक्वायरी की, ना आपने उसके बारे में कोई हस्तक्षेप की। मुख्तार की मौत पर विपक्ष जिस तरह सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे एक पूरी क्रोनोलॉजी है जिसे समझना जरूरी है। मुख्तार की मौत ऐसे समय हुई है जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तपिश बढ़ रही है, लिहाजा इस पर सियासत लाजिमी है। मुख्तार के घर वालों का इल्जाम है कि जेल में कैद मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया जा रहा था। विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है। मुख्तार अंसारी बाहुबली होने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय से था। विपक्ष को लग रहा है कि यह मुद्दा मुस्लिम वोट पर पकड़ बढ़ाने में उसकी मदद कर सकता है। इसके अलावा एक वजह और भी है। मुख्तार की मौत से करीब 11 महीने पहले साल 2023 के अप्रैल की 15 तारीख को माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। विपक्ष मुख्तार और अतीक दोनों के मामलों को एक ही जंजीर की कड़ियों के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसे क्राइम कंट्रोल का योगी स्टाइल बता रहा है और सरकार पर गंभीर इल्जाम लगा रहा है। इसलिए हमने अपने कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में विपक्ष के सवाल बीजेपी के सीनियर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगे रख दिए। इसकी कोई जांच कराना चाहे जांच करा ले। जहां तक मेरी जानकारी है, हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे बतलाया गया कि वो मेडिकल असिस्टेंस भी उनको प्रोवाइड की गई। जिन चीजों को देखना चाहिए उसी को देखते हैं। अब किसी की जेल में मृत्यु हो गई, हम उसको भी देखना शुरू करें तो कैसे चलाएंगे हम गवर्नमेंट? मुख्तार की मौत पर सवाल उठाने वालों को केंद्र के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में शामिल राजनाथ सिंह जांच कराने का खुला चैलेंज दे रहे हैं। और हाल ही में अखिलेश का साथ छोड़कर एनडीए में आए जयंत चौधरी भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में जयंत चौधरी ने क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। जांच तो होगी,
जांच तो नॉर्मल प्रक्रिया में होगी। जहर देके मारा गया। पोस्टमार्टम शायद डॉक्टरों के पैनल के सामने होगा, उनकी रिपोर्ट आप आ जान दीजिए क्या कारण है, और अगर कोई दोषी होगा उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। बीजेपी और उसके साथी मुख्तार की मौत को भाव देने के मूड में नहीं है, लेकिन असली समस्या विपक्ष के आगे है। वक्त चुनावी है, इसलिए विरोधी दल के नेता मुख्तार का मामला उठा तो रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इस मुद्दे को ज्यादा हवा देने पर रिवर्स पोलराइजेशन का खतरा भी बना रहेगा। आज बिहार से भी एक बड़ी खबर आई। लंबे दिनों से सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में जो तकरार चल रही थी, उस पर आज पूर्ण विराम लग गया। कांग्रेस को लालू यादव ने 9 सीटें भले ही दे दी, लेकिन पूर्णिया पर कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। इसके अलावा बेगूसराय की सीट भी सीपीआई ने कन्हैया कुमार के लिए नहीं छोड़ी। अब कांग्रेस के ये 2 बड़े चेहरे लोकसभा चुनाव के मैदान से दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे के साथ ही तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार एनडीए को बिहार में बुरी तरह हराएंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस बार के नतीजे पिछली बार से भी बेहतर होंगे। तमाम मतभेदों, सीटों की खींचतान, प्रत्याशियों की पेचीदगी और बैठकों के एक लंबे दौर के बाद आखिरकार बिहार में इंडिया गठबंधन की गाड़ी पटरी पर आ गई है। दिल्ली में लगातार 3 दिन तक बैठकें हुई। तेजस्वी यादव खुद बैठक में शामिल हुए और आज पटना से सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 9 सीट दी गई है। इसके अलावा सीपीआई एमएल को 3 सीट, सीपीआई और सीपीएम को 1-1 सीट मिली है। आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में जिन 4 सीटों पर मतदान होगा, वो चारों सीटें आरजेडी के पास है। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट शामिल है। इन सभी 4 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। खास बात यह है कि इसमें से औरंगाबाद सीट कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन आरजेडी की शर्तों के आगे उसे झुकना पड़ा। बिहार में दूसरे चरण के लिए सीमांचल की सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। यहाँ कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। किशनगंज, कटिहार और भागलपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि पूर्णिया और बांका पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सबसे ज्यादा पेच पूर्णिया लोकसभा सीट पर ही फंसा था। अभी भी पप्पू यादव इस सीट से चुनाव लड़ने की जिद कर रहे। जैसे ही सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हुआ, पप्पू यादव ने फिर से अपने इरादे जाहिर कर दिए। सोशल मीडिया पर लिखा, सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। मेरे जीवन के मरने जीने का एक ही संकल्प है, 5 साल के अंदर बिहार में 40 के 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो। कांग्रेस की झंडा से ना मुझे कोई अलग कर सकता, ना मैं अलग होऊंगा। कांग्रेस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय इसी शर्त पर कराया था कि उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन आरजेडी ने ये सीट नहीं छोड़ी। हालांकि अब पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल प्रियंका मना कर देंगे तो वो पूर्णिया की जिद छोड़ देंगे। कांग्रेस को नंबर 1 करने आए हैं और कांग्रेस की ताकत बनने हम आए हैं, एक सच्चे सिपाही की तरह। लड़ूंगा तो पूर्णिया, यदि कांग्रेस कह देगी कि छोड़ दीजिए नहीं लड़िए पार्टी को, हमें कह देगी, तो मैं किसी कीमत पर नहीं लड़ूंगा। राहुल गांधी जी सिर्फ प्रियंका जी के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूं। उनके फोन जब आएंगे तो निश्चित रूप से पप्पू यादव का संकल्प जो है वो रहेगा। पूर्णिया के अलावा पप्पू यादव के लिए जिन दूसरी सीटों पर गुंजाइश बची थी, वो भी आरजेडी के खाते में चली गई है। तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें सुपौल और मधेपुरा भी है। पप्पू यादव के सामने इन 2 सीटों का भी ऑप्शन था, लेकिन ये दोनों सीटें आरजेडी ने अपने पास रखी हैं।
तीसरे चरण में झंझारपुर और अररिया में भी मतदान होंगे। ये सीट भी आरजेडी के पास है, जबकि सीपीएम को जो इकलौती सीट दी गई है वो खगड़िया है, जहां तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। पप्पू यादव से पूछिए उनसे क्यों गोड़ छू के प्रणाम करने जा रहे हैं। आशीर्वाद जब नहीं मिलता है तब दूसरी तीसरी तरह की बात बोलते हैं। अपना काम उनको करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो पप्पू यादव के 2024 में चुनाव लड़ने की इच्छा पर लालू यादव ने ग्रहण लगा दिया है। चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें मुंगेर, उजियारपुर और दरभंगा सीट आरजेडी के खाते में गई है, जबकि समस्तीपुर से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी और बेगूसराय सीट सीपीआई के खाते में गई है। ये वही सीट है जहां से कन्हैया कुमार पिछला चुनाव लड़े थे। कांग्रेस इस बार भी ये सीट मांग रही थी, लेकिन सीपीआई ने कन्हैया कुमार के लिए सीट नहीं छोड़ी। बिहार में 20 मई को 5वें चरण में जिन 5 सीटों पर मतदान होना है, वहां भी एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और हाजीपुर में आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि मुजफ्फरनगर से कांग्रेस को अपना प्रत्याशी उतारना होगा। बिहार में छठे चरण में सबसे ज्यादा 8 सीटों पर 25 मई को मतदान होने हैं। इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा उसमें 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इसमें एक है पश्चिमी चंपारण और दूसरी महाराजगंज, जबकि बाकी की 6 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज और सिवान पर आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। इसमें से सिवान सीट लेफ्ट मांग रही थी। आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि वो बिहार में एनडीए को करारी शिकस्त देंगे। सीट बंटवारे का ऐलान होते ही तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2024 में बिहार से एनडीए साफ है। इसके जवाब में एनडीए ने कहा 40 में से 40 सीट पर जीत पक्की है। मजबूती से पूरा एनडीए लड़ रहा है और पूर्ण रूप से बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने का काम कर। आरजेडी कांग्रेस में बात बन गई है क्या? उससे क्या फर्क होना पड़ना है? पहले से पता है कि बात बननी ही है, कुछ होना नहीं है। बिहार में पिछले बार भी वो लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की 40 और ये सिर्फ बिहार का माहौल है, देश में भी 400 पार का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको हम लोग सरलता से हम लोग पार करते हैं। बिहार में 7वें चरण की सियासी लड़ाई भी 8 सीटों पर होगी। 1 जून को मतदान होंगे। इस चरण में महागठबंधन के सभी दलों की परीक्षा होगी। पाटलिपुत्र, जहानाबाद और बक्सर सीट आरजेडी के हिस्से में गई है। पटना साहिब और सासाराम से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। सीपीआई-एमएल को जो 3 सीटें मिली हैं, उन तीनों सीटों पर 7वें और आखिरी चरण में मतदान है। इसमें नालंदा, आरा और काराकाट लोकसभा सीट शामिल है। महागठबंधन ने सीट बंटवारा तो कर लिया, लेकिन अब दूसरी चुनौती इन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारने की होगी। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि एनडीए इस बार बिहार में हवा हो जाएगा। सीटों का बंटवारा हुआ है, इसकी घोषणा आज हो गई आधिकारिक रूप से, तो फिर जो सीट जिन दलों को मिला है, सभी दलों के नेतृत्व की सहमति से सब कुछ तय हुआ है। अब कहीं कोई विवाद नहीं रहा। बिहार में 40 सीट पर महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, वामपंथी पार्टियां हो, 40 सीट पर हम जीतेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और ये कहीं कोई मुकाबले में एनडीए नहीं रहेगा। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बिहार में एनडीए का जबरदस्त जादू चला था। किशनगंज को छोड़कर बाकी सभी 39 सीटों पर मोदी, नीतीश और रामविलास पासवान ने जीत दर्ज की थी। जब तक नीतीश कुमार इंडिया में शामिल थे, तब तक महागठबंधन की उम्मीदें आसमान पर थी। लेकिन नीतीश कुमार की घर वापसी के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन की चिंता फिर बढ़ गई है।